कितने में रीइश्यू किया? तो बताओ यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो चुका है? 2 हो चुका डिस्काउंट। इसमें कोई दिक्कत? देखो 8 अभी इससे मिलेगा, 4 ऑलरेडी मिल चुका है पहले से ही, तो टोटल कितना मिल गया इन शेयर्स पे? 12। कंपनी अभी भी गेन में है, गेन में है कि नहीं है? 10 रुपए का अभी भी कंपनी को कितना मिल गया है? 12। 4 डिफॉल्टर से और 8 नए वाले से, समझ में आया? देन उसके बाद नंबर 4, कंपनी ने और डिस्काउंट देने का सोचा, कितना दिया है? 7। तो डिस्काउंट कितना हो गया यहाँ पर? 3 रुपीज हो गया कि नहीं हुआ? तो कंपनी अभी भी नुकसान में नहीं है। देखो 7 रुपीज नए वाले से मिला, 4 रुपीज पहले वाले से मिल चुका है, तो कितना मिल गया कंपनी को ओवरऑल? 11। नंबर 5 केस रीइश्यू कितने में किया? तो बताओ ऐसी स्थिति में जब पेड अप वैल्यू 10 ही मान के चल रहे हैं, तो डिस्काउंट कितना हो गया? क्या ऐसी स्थिति में कभी कंपनी अभी नुकसान में है? नहीं है। क्योंकि कैसे नुकसान में नहीं है? भले नए वाले से 6 मिला है, लेकिन पुराने वाले से कितना मिल चुका था? 4। तो 6 + 4 कितना हो गया? 10। क्या ये क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब अगर मान लीजिए कंपनी ने और डिस्काउंट देने का सोचा, मतलब 5 रुपए में रीइश्यू किया, कितने में रीइश्यू किया? और पेड अप कितना दिखाया? तो इस तरह से कंपनी ने उस व्यक्ति को कितना डिस्काउंट दे दिया? 5 का डिस्काउंट दे दिया। अब अगर 5 का डिस्काउंट दे दिया तो कंपनी को पहले कितना मिल चुका था? 4। और 5 और 4 कितना हो गया? 9। यहाँ पर क्या कंपनी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कंपनी नहीं कर सकती। दिस इज नॉट अलाउड। दिस विल बी ऑब्जेक्टेड बाय अदर आल्सो। समझ में आया? तो मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप गौर करो तो ये मैक्सिमम डिस्काउंट कितने तक पॉसिबल था? 4 रुपीज तक। और ये 4 रुपीज किसके बराबर था? फॉरफीचर्स के टाइम पे जो ऑलरेडी उस पर रिसीव हो चुका है। तो जो क्वेश्चन आता है कि रीइश्यू के टाइम पे आप मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो इसका आंसर क्या है कि रीइश्यू के टाइम पे आप मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना आपको फॉरफीचर के समय में ऑलरेडी मिल चुका है। क्या ये क्लियर है? अगर इससे ज्यादा डिस्काउंट देने की सोच रहे हैं तो नुकसान की स्थिति में जाएगा। क्या ये क्लियर है? सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? The maximum discount on reissue can be equal to the amount or face value। नहीं बेटा, maximum discount 10 रुपए का दे दोगे क्या? maximum discount तुम कितना तक दे पाए यहाँ पर? 4 तक। और ये 4 किसके बराबर है? ऑलरेडी रिसीव के बराबर। समझ में आया कि नहीं? क्या ये क्लियर है? यहाँ पर आपने 5 रुपए का डिस्काउंट देने का जैसे ही सोचा, आप नुकसान में पहुंच जाओगे। समझ में आया कि नहीं? सर, अगर रिसीव ही नहीं हो रहा हो ऑलरेडी किसी से, तो क्या? अगर ऑलरेडी किसी से रिसीव ही नहीं हो रहा होगा तो ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? फॉर रीइश्यू कब हुआ? जब तुमने फॉरफीचर किया। फॉरफीचर कब हुआ? जब किसी का पॉलिसी पीरियड हुआ था। पॉलिसी पीरियड किसका होता है? जिसके पास शेयर्स होते हैं, और शेयर्स के लिए कम से कम एप्लीकेशन तो दिया होगा ना। समझ में आया? और कुछ भी ना मिला हो उस शेयर्स पे, लेकिन एप्लीकेशन तो कम से कम मिला ही होगा। अरे बात समझ में? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कंपनी रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट देना चाहे और ना दे पाए। वो दे सकता है डिस्काउंट। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी उन शेयर्स पे कुछ पैसा मिल चुका है जो आपने जब्त कर लिया अपने पास। तो आप कुछ हद तक क्या दे सकते हो सामने वाले को? डिस्काउंट दे सकते। क्या ये क्लियर है? एक सीधी सी बात है कि तुम्हें मालूम चल गया कि एक कंपनी ने किसी के शेयर फॉरफिट कर दिए। वो 10 का शेयर था और कंपनी को 4 मिल चुका था उससे। अब वो कंपनी तुम्हें बोले कि तुम शेयर्स खरीद लो, तो तुम यहाँ पर स्थिति में ये हो सकते हो कि या तो कंपनी को दिक्कत में है या तो तुम दिक्कत में। दोनों चीजें हो सकती। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो डिस्काउंट देगी नहीं, वो तो क्या लेगी आपसे? प्रीमियम। लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उसको पैसे की जरूरत है, तो सामने वाले को क्या अट्रैक्ट करने के लिए दे सकती है? डिस्काउंट। अब मैं डिस्काउंट के लिए बार्गेन कर रहा हूँ, तो मैं कितना डिस्काउंट के लिए बार्गेन कर पाऊंगा? मेरे दिमाग में रहेगा कि कंपनी जो है ऑलरेडी इस पे इतना अमाउंट उसको प्राप्त हो चुका है। समझ में? तो उतने तक मैं डिस्काउंट के लिए क्या करूंगा? उससे डिमांड करूंगा, और मुझे मालूम है कि कंपनी उतना दे भी सकती है, उससे ज्यादा का नहीं दे सकती है कंपनी। क्या ये क्लियर?
So the maximum discount on reissue लिखिए, the maximum discount on reissue, the maximum discount on reissue, the maximum discount on reissue of forfeited shares can be equal to amount already received on them before forfeiture. ठीक है, फॉरफीचर से पहले जितना अमाउंट उस पे प्राप्त हो चुका था उतना ही मैक्सिमम रीइश्यू के टाइम पे क्या दिया जा सकता है, डिस्काउंट दिया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करेगी कंपनी तो वो अलाउड भी नहीं है और नुकसान भी। सुन रहे हैं, आप एज ए डायरेक्टर कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते हो जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट। सुन रहे हैं, जब आप ओरिजिनली डिस्काउंट नहीं दे सकते थे तो रीइश्यू में इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो कि वो डिस्काउंट प्रूव हो जाए। समझ रहे हैं, क्या ये क्लियर है? देखो शेयर की ओरिजिनल कीमत 10 रुपए है, यहाँ पर भी ये लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा ही प्रीमियम है, पार है, लेकिन ये एक्चुअल में डिस्काउंट दिख रहा है कि नहीं, और जो कि अलाउड है ही नहीं, एज पर लॉ भी नहीं है। क्या ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे पा रहे थे यहाँ पर, जितना हमें ऑलरेडी प्राप्त। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, सर ये तो एक ही डिफॉल्टर था, हाँ। अगर 4 डिफॉल्टर आ गए तो फिर कैसे करोगे? हो जाएगा, इसके केस आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर पाओगे, है कि नहीं? वो इंडिविजुअल दे रहे होंगे ना आपको, इंडिविजुअल स्टेटस होगा ना कि किस पे कितना डिस्काउंट दे पाए, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है एक ने तो एप्लीकेशन के बाद ही नहीं पे किया, तो और हो सकता है किसी ने अलॉटमेंट के बाद नहीं दिया हो, तो देखा जाएगा कि इन शेयर्स पे कितना मिल गया तो उसको उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। और बेसिकली कंपनी डिस्काउंट देती कहाँ है? अगर अच्छी कंपनी होगी तो प्रीमियम में सोचेगी, वो डिस्काउंट का सोचेगी। क्या ये क्लियर है? क्योंकि जो अच्छी कंपनी काम कर रही होगी उसके शेयर्स खरीदने के लिए तो कौन तैयार नहीं, सभी तैयार बैठे। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अरे बात समझ में। तो अभी हम कहाँ पर थे? उस क्वेश्चन में थे, कौन से वाले में? विक्रम लिमिटेड में। विक्रम लिमिटेड ने किसके शेयर फॉरफिट किए थे? राघव के शेयर फॉरफिट किए थे। राघव के पास कितने शेयर है? 5000 शेयर। उसने अप्लाई कितने किए थे? 6000। उसने क्या पे किया था? क्या पे कर दिया था उसने? एप्लीकेशन पे किया। क्या नहीं पे किया था उसने? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया, राइट? तो हमने उसकी एंट्री कर दी थी फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री की थी तो क्या एंट्री की थी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 into 10, 50,000 किया था। फिर हमने किया टू कॉल्स इन एरियर। जनरली कॉल्स इन एरियर में क्या होता है? जो अमाउंट पे नहीं हुआ। और शेयर फॉरफिटेड में क्या था? जो अमाउंट पे हुआ, लेकिन वो क्वेश्चन था ओवर सब्सक्रिप्शन का था, अप्लाई ज्यादा हुआ था, तो कॉल्स इन एरियर को हम क्या किए थे? माइनस किए थे उसमें, और अमाउंट पेड में क्या किए थे? प्लस। यहाँ तक वापस कहते हैं ना फ्लैशबैक में चले, बीच में हम थोड़ा सा रीइश्यू की तरफ चले गए थे कि पार में है या प्रीमियम में या डिस्काउंट में। ये इसलिए जरूरी था कि अब आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके मुझे बताना है कि जो रीइश्यू हुए हैं ये पार में हुए हैं, प्रीमियम में हुए हैं, डिस्काउंट में। तो कौन रीड कर रहा है? कोई रीडिंग रीड करो। Out of these 5000 shares were reissued at rupees 12 per share as communicated. बस क्या ही समझ में आया? आउट ऑफ दीज कितने शेयर रीइश्यू हुए? कितने शेयर रीइश्यू हुए? ठीक है, तो अब जब आप रीइश्यू की एंट्री करोगे ना बेटा, यहाँ पर भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। वो क्या चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स, क्या रीइश्यू, देन क्या चाहिए? रीइश्यू प्राइस, देन क्या चाहिए? पेड अप वैल्यू। अच्छा, वो आपने लिख लिया था कि पार प्रीमियम डिस्काउंट जो आपने टेबल में बताया था? नहीं लिखा था तो
लिख लेना था ना, टेबल दिखाना है, एक बार देख लो, यही था फटाफट लिख लो। यानी रीइश्यू प्राइस से डिसाइड होगा। रीइश्यू प्राइस अगर ज्यादा है तो प्रीमियम, कम है तो डिस्काउंट, बराबर है पेड अप के तो पार। समझ में आया? रीइश्यू प्राइस को आप मान लो इश्यू वैल्यू के जैसे। समझ में आया कि नहीं है? क्या क्लियर हो रहा है? रीइश्यू प्राइस को आप क्या मान लो, इश्यू वैल्यू के जैसे। जैसे इश्यू में हम इश्यू वैल्यू लेते हैं, इश्यू वैल्यू ज्यादा है तो प्रीमियम, बराबर है तो पार। लेकिन वो डिस्काउंट नहीं होता, तो यहाँ डिस्काउंट हो सकता है। कितना टाइम लगे आपको? आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा मिल गया जिसमें सारी चीजें है ना, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी आ गया और इसमें एक और चीज अभी आ गई, इसमें जितने फॉरफिट किए हैं शेयर्स वो सारे के सारे रीइश्यू भी नहीं हुए। ठीक है ना, अरे बस तो यहाँ पर एक और कैलकुलेशन भी आएगा फिर आगे। क्लियर हो गया? इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, मतलब ये टफेस्ट आ गया आपके साथ। हाँ, पहले जो आया वो क्या है, टफेस्ट है, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा ये कि फॉर फ्यूचर में प्रीमियम वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो वही, बट वो आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया बेटा? क्या ये क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ाएं हम लोग। तो रीइश्यू का हम कर रहे थे, तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, रीइश्यू प्राइस और पेड अप वैल्यू। तो क्या क्वेश्चन में क्लियर है कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं? हाँ। कितने रीइश्यू हुए हैं? 3000। कितना रीइश्यू प्राइस है? 12। पेड अप वैल्यू कितना है? क्या लिखा पेड अप वैल्यू? फुली पेड। तो मैंने क्या कहा था कि थोड़ी देर पहले टेबल में, फुली पेड अप मतलब किसके बराबर मानना है, और फेस वैल्यू कितना है? क्या अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं कि ये रीइश्यू पार में है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट में? 1 एक ही बता सकते हैं। 2 3 4 5 6 बता सकते हैं? बताओ। क्या ये कह रही है ये प्रीमियम में रीइश्यू सही है कि गलत है? एकदम सही है। क्लियर क्लैपिंग करो। ये रीइश्यू प्रीमियम में क्यों है? क्योंकि आप कितना है? आप कितना है? 12। कंपनी ने शेयर कैपिटल में कितना शो करेगा? पेड अप। पेड अप कितना शो होगा? 10। तो 2 रुपए कहाँ जाएगा? प्रीमियम। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये क्लियर है? तो रीइश्यू ये किसमें हो गया है? प्रीमियम। तो दिस इज रीइश्यू एट प्रीमियम। तो अगर प्रीमियम में रीइश्यू होगा तो जनरली क्या होगा? शेयर्स को दोबारा बेचा जा रहा है तो क्या होगा? कंपनी के पास क्या होगा? पैसा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? और फिर क्या आएगा? टू सिक्योरिटीज तो बैंक अकाउंट में सब में कॉमन क्या रहेगा बेटा? सब में कॉमन क्या रहेगा? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। फॉरफिटेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा? रीइश्यू आएगा। समझ में आया कि नहीं है? बैंक में कौन सा वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है? रीइश्यू प्राइस।
आपके फॉर्मूले में लिखा हुआ है क्या ये सब चीजें? देन शेयर कैपिटल में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू पेड अप वैल्यू। समझ में आया? यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं लेना होता है, यहाँ पर क्या लेना होता है? पेड अप वैल्यू। क्या ये क्लियर है? और प्रीमियम में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू प्रीमियम वैल्यू। क्या ये क्लियर हो गया? आ रही बात समझ में? फॉर फीचर के उसमें शेयर कैपिटल में क्या लिखते थे कैंसिल करते समय? कॉल्ड अप वैल्यू। जब फॉर फीचर की एंट्री कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा था, वहां मल्टीप्लाई किससे हो रहा था? कॉल्ड अप वैल्यू से, और यहाँ पर किससे हो रहा होता है? पेड अप वैल्यू। क्या ये क्लियर है? तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू कितने हुए हैं? तो 3000 इनटू रीइश्यू प्राइस 12, तो कितना हो जाएगा बेटा? 36,000। क्या ये क्लियर है? फिर शेयर कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 3000 इनटू पेड अप। पेड अप कितना मान के चल रहे हैं? फुली बोला था ना, फुली लिखा था, 10 नहीं लिखा था, उसमें क्या लिखा था? फुली पेड अप। और मैंने क्या कहा? फुली पेड अप में हम किसको लेते हैं? फेस वैल्यू ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फेस। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पर 3000 इनटू 10, तो कितना हो जाएगा? 30,000। एंड यहाँ पर प्रीमियम में 3000 इनटू 2, तो कितना हो जाएगा? 6,000। क्या ये टैली हो गया हमारा? क्या ये क्लियर हो गया? अब होता है क्या बेटा, फिर से समझिए। जब फॉरफीचर हुआ था तो हमने पैसा जब्त कर लिया था, लौटाया क्या? नहीं, तो गेन था। रीइश्यू के टाइम पे अगर हमें कुछ नुकसान हो तो उस नुकसान को हम उसी गेन से क्या कर रहे होते हैं? एडजस्ट। लेकिन यहाँ पर हमें नुकसान हुआ ही नहीं है, यहाँ पर तो हमें एक्स्ट्रा आया है, बट इसको आप गेन नहीं मानोगे। ये सिक्योरिटी प्रीमियम है। सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी गेन की कैटेगरी में लिया नहीं जाता। समझ में आया कि नहीं? सही क्लियर है? ये एंट्री लिख दिया आपने, नरेशन क्या हो जाएगा? 3000 फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट रुपीज कितना? 12, कॉमा एज फुली पेड अप। क्या ये क्लियर हो गया? के अकाउंट्स में क्या है? इजी से शुरुआत है, पार्टनरशिप के फंडामेंटल से धीरे धीरे करके पहाड़ पे चढ़ते हैं। पहाड़ पे चढ़ते हैं मतलब कंपनी अकाउंट आता है। अब कंपनी अकाउंट जब आता है तो पहाड़ की जो चढ़ाई है वो एकदम क्या हो जाती है? स्ट्रीट हो जाती है, खड़ी खड़ी। उसके बाद आप ऐसी स्थिति में आते हो, ठीक है ना, डिवेंचर चलते हुए, क्योंकि डिवेंचर से फिर जो लेवल है वो ज्यादा हाई नहीं जाता है, और फिर आप डाउन की तरफ आते हो, मतलब स्मूथ गाड़ी चलती है। समझ में आया कि नहीं? कहीं क्लियर है? तो बस इस समय थोड़ा सा क्या रखना है? धैर्य रखना है। कहीं क्लियर है? ये रीइश्यू समझ में आया आपको? रीइश्यू समझ में आया? अभी आप रीइश्यू का इतना आइडेंटिफाई कर पाने की स्थिति में है कि रीइश्यू पार में है, प्रीमियम में है या डिस्काउंट। और अगर प्रीमियम में है तो एंट्री ये होगी, अगर पार में होगा तब एंट्री ये होगी, बैंक टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर डिस्काउंट में होगा तो डिस्काउंट, अगर प्रीमियम क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट क्रेडिट तो हो नहीं सकता है, तो वो डेबिट होना चाहिए। लेकिन डिस्काउंट वर्ड का आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि डिस्काउंट तो अलाउड ही नहीं होता है। तो आपने क्या किया था? एक्चुअली आपने जो गेन हुआ था उसी में से डिस्काउंट दिया है एक्चुअली। तो गेन कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो जो डिस्काउंट है उसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? कितना समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे बेटा, अभी ये क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। वैसे तो हो गया कि फॉरफीचर और रीइश्यू हुआ है, लेकिन अब हमें एक फाइनल एंट्री मारनी होती है। जो शेयर रीइश्यू हो चुके हैं, जो शेयर क्या हो चुके हैं, उनके नेट गेन को हमें क्या कर देना होता है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो लास्ट एंट्री जो हम यहाँ पर अब करेंगे वो क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या ये क्लियर है? क्या होता है? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और ये वेरिएशन क्या होता है? नेट गेन ऑन रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल रिजर्व। समझ में आया कि नहीं है? ये एंट्री लिख दो, फिर आपको इसका अमाउंट निकालना भी बता देंगे। क्या ये क्लियर हो गया आपको? क्या ये क्लियर हो गया आपको? अब इसका हम क्या करेंगे? अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? नेट गेन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? नेट गेन। तो नेट गेन का फॉर्मूला क्या है इसमें? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? इसको समझ लो पहले, फिर आप लिखते रहना। इसका फॉर्मूला क्या है? गेन ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। अब लॉस ऑन री इशू कब होता है? इफ शेयर्स वर री-issued at discount। क्या ये क्लियर है? तो इधर से समझते हैं हम लोग। क्या इस क्वेश्चन में शेयर री-issued डिस्काउंट में हुए थे क्या? तो लॉस कितना होगा? क्या ये क्लियर हो गया? अब हमें क्या चाहिए? फॉरफीचर में कितना गेन हुआ है। तो फॉरफीचर में कुछ गेन हुआ था क्या? हुआ था ना? फॉरफीचर में गेन हुआ था। क्वेश्चन में देखो, आप अपनी एंट्री में देखो, फॉरफीचर की एंट्री, फॉरफीचर की एंट्री में गेन नहीं हो रहा है? हो रहा है। कितने का गेन हो रहा है? कितने का गेन हो रहा है? हाँ, 3000 का। आपने फॉरफीचर की एंट्री क्या की? फॉरफीचर की एंट्री क्या की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 50,000। ठीक है, उसमें से कुछ पे हुआ था, कुछ पे नहीं हुआ था। जो पे नहीं हुआ था कितना था आपके उसमें? देखो 32,000। ठीक है, वो कॉस्ट मेजर था। और जो पे हो गया था तो वो आपने लौटाया क्या? तो आपका गेन पे और क्या? दैट इज द गेन। कि आपने किसी का शेयर भी कैंसिल कर दिया और पैसा भी जब्त कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है? यहाँ पर इस एंट्री में फोकस करो। नेट गेन ऑन री इशूड फॉरफिटेड शेयर्स। लेकिन यहाँ पर जो आप गेन की बात कर रहे हो, ये री इशूड फॉरफिटेड शेयर का गेन की बात कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं है? तो जो आपको उस एंट्री में जो गेन दे रखा है, कितने का गेन दे रखा है? कितने का दे रखा है? 18,000 का गेन दे रखा है। वो 18,000 का गेन कितने शेयर्स का था? कितने शेयर्स पे गेन हुआ? तो 5,000 शेयर्स का गेन था। वो 5,000 शेयर फॉरफिट किए थे, उसका गेन था। जबकि हमें लेना है री इशूड वालों का गेन। तो फिर वो कैसे निकाला जा सकता है? कुछ आइडिया बताओ। ये 18,000 जो गेन है, ये 5,000 शेयर्स का है। जबकि हमारे जो री इशू हुए, देखो ना, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रांसफर नेट गेन ऑन री इशूड फॉरफिटेड शेयर्स। री इशूड फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? कितने हैं? क्वेश्चन में लिखा है ना बेटा, कितने शेयर इशू हुए? 3,000। कितने इशू हुए? तो अगर 18,000 गेन 5,000 शेयर का है, तो कोई मुझे बता पाएगा कि 3,000 का गेन कितना होगा? निकाला जा सकता है क्या? निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे बताओ? 3,000 इंटू 3। आपको एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फिर वो भी तो समझो कि उसमें प्लस भी हुआ था।
उसमें क्या होता, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था। वो किसका क्वेश्चन था, ओवर सब्सक्रिप्शन का था। तो जो आप कह रहे हो वैसा भी किया जा सकता था, हम नेट गेन पर शेयर निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो तरीका नहीं लगेगा। तो ऐसा तरीका अपनाते हैं जो सब पे लागू होगा। अगर मैं कहता हूँ आपको कि 5 पेन की कीमत 10 रुपए है, 5 पेन की कीमत 10 रुपए है, तो 3 पेन की कीमत कितनी होगी, निकाल सकते हो? सिंपल गणित तो आता है। तो क्या करते थे आप कि भाई 10 पेन डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, ठीक है ना, यही। अब अगर मैं कहूं कि अगर मैं कह रहा हूं 5000 शेयर की कीमत कितनी है, 18,000 है, तो 3000 शेयर की कीमत कितनी होगी, तो 3000 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाय 5,000। समझ में? तो हम क्या कर लेंगे, इस 18,000 को, 18,000 जो गेन हुआ है, इसको अगर मैं फॉरफिटेड शेयर से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पर शेयर का गेन आ जाएगा, प्रति शेयर का गेन आ जाएगा। और इनटू मुझे कितने रेशियो हुए, 3000, तो मुझे 3000 का गेन आ जाएगा। इतनी सी बात है। सो टोटल गेन ऑन फॉरफीचर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, सो पर शेयर का गेन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स रेशियो। तो बताओ कितना है, कितना है, कितना है? ये बता रहे हैं कि यह आंसर आ रहा है 10,800। तो 10,800 माइनस लॉस कितना, 0, तो नेट गेन कितना होना चाहिए, 10,800। क्या आंसर चेक करो, दे रखा है क्या, कितना दे रखा है, समझ में आया कि नहीं है? क्या ये क्लियर करना है, समझ में आया? ठीक है ना। अगर फॉरफिटेड शेयर जितने के हैं उतने के सारे रेशियो नहीं होते हैं, तब ये कन्वर्जन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करना कोई बहुत बड़ा दिक्कत का काम नहीं है। आप ये देखो कि 5000 शेयर से अगर 18,000 का गेन आया था, तो पहले प्रत्येक शेयर निकाल लेते हैं। तो 18,000 डिवाइडेड 5000 कर लो और फिर मल्टीप्लाई कर दो जितने शेयर का आपको गेन चाहिए। तो आपको कितने शेयर का गेन चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ रीइश्यूड वाले शेयर, जो कि 3000। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? ऐसा कन्वर्जन कब करना होता है, जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू ना हुए। अगर ये 5000 के 5000 रीइश्यू हो गए होते, तब तो हम सीधा उसका गेन ही ले लेते ना। ये पार्शियल रीइश्यू है, समझ में आया कि नहीं है? अब आपको मैंने कल एक पेज में नोट्स लिख करके दिया था कि दिया था। अब इसमें वही चीज लिखी हुई देखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, मिल रहा है आपको? इसमें क्या लिखा है मैंने, गेन ऑन फॉरफीचर लेस लॉस ऑन रीइश्यू, ये लिखा है फॉर्मूला। अब इसमें हमने क्या कहा है, गेन ऑन फॉरफीचर कौन सा वाला होगा, जो फॉरफीचर के एंट्री में शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हो रहा है। हमारे यहाँ फॉरफीचर के एंट्री में क्रेडिट कितना हो रहा था, 18,000। और सीधा उसको ले लो, अगर सारे शेयर क्या हुए थे, रीइश्यू हुए, लेकिन अगर पार्शियल रीइश्यू हुए थे, तो उसके नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है, क्या, टोटल शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट, यानी कि गेन, टोटल गेन, दिस इज व्हाट, टोटल गेन डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या ये समझ में आ गया? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसका, किसका? अच्छा, इसमें क्या क्या तुम्हें समझ में आया, कितना समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आ गया कि आप पता कर सकते हैं कि रेशियो पार में है, प्रीमियम में है, डिस्काउंट कर सकते हो? पता कर सकते हो? पता कर सकते हो। अच्छा, आप अगर आप आगे पेज पलटोगे तो आपको जगह दिख रहा होगा मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट मिल रहा है। देखो टीएस ग्रेवाल के पेज पर मिल रहा है, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस, मतलब अधिकतम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो। तो मैंने क्या कहा था, अधिकतम आप कितना डिस्काउंट दे सकते हो? हाँ, अब ये बोल रहा है मिनिमम कितनी कीमत रखनी होगी, तो वही है भाई, जितना ओरिजिनल है माइनस कर दो, जो डिस्काउंट दे सकते हो वो मिनिमम है। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन करो सीबीएसई 2023 का सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पेज नंबर 8.130, एज पर पुरानी बुक, अ कंपनी फॉरफिटेड, मिल रहा है आपको?
मिला है ना? 60 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब कंपनी वाला मिल गया और उसके नीचे अगला क्वेश्चन कौन सा है? चलो पहले अल्फा वाला करो। अल्फा कौन सा क्वेश्चन? अल्फा क्वेश्चन मिल गया। करिए जरा, देखते हैं इसको आंसर आता है। इस वाले क्वेश्चन से आपको इसको जल्दी कर देना है, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अल्फा लिमिटेड वाला कर रहे हैं। आंसर नंबर कौन सा है बेटा? आंसर नंबर 60। ओल्ड बुक में 61, न्यू बुक में 64। चलिए बेटा, पहले क्या करना है आपने 7 इंफॉर्मेशन लिखनी है ना। 7 इंफॉर्मेशन लिखनी है। 7 इंफॉर्मेशन को नोट कर लीजिए पहले आप फटाफट, और मुझे बताइए 7 में से आप कितना फाइंड आउट कर पा रहे हैं। 7 इंफॉर्मेशन में से कितनी इंफॉर्मेशन आप फाइंड कर पा रहे हैं? फटाफट पीछे देखिए, लिखो उनको जल्दी से। जो 7 इंफॉर्मेशन हमने बोली है, पहले इंफॉर्मेशन सीधा मत करो, पहले वो लिख दो 7 चीजें, क्या क्या चीजें चाहिए होती है। ढूंढने वाला काम बाद में करना है, पहले आप नोट कर लीजिए वो 7 इंफॉर्मेशन कौन कौन सी। लिख लिए 7 लिख लिए। अच्छा ये बताओ 7 में कितने लोगों ने 7 के 7 भर दिए इंफॉर्मेशन? नहीं, 6 5 4 3 इंफॉर्मेशन फिल कर दी, 2 भर दी हो। अच्छा कितना भर दिया? क्या क्या चीजें मिल गई? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। क्या मिल गया? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड बताओ कितना है? 900। और क्या मालूम चल गया? मालूम चल गया कितना है? 100। अच्छा जी, और हाँ और क्या मालूम चल गया? टोटल नॉट पेड। टोटल नॉट पेड मालूम चल गया है? नॉट पेड क्या है? जो उसने पे नहीं किया। क्या नहीं पे किया उसने? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऐसा है उसमें लिखा है साफ साफ? क्या क्या लिखा है? फॉर द अलॉटमेंट नहीं पे किया क्या उसने? नहीं पेड। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। हाँ हाँ बेटा गलत बोल रहे ना आप, सुनो जरा ध्यान से समझ जरा। चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे, है ना? Who will read? प्रियम read। अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, 900 तो आगे यहाँ पर आगे ऑफ ₹100 ईच। चलो फेस वैल्यू भी हो गई आगे। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 हाँ पर शेयर एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। फुल स्टॉप आ गया है, रुक जाना है यहाँ पर। यानी अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं। तो जो पे नहीं किया होता वो इनमें से क्या है? टोटल नॉट पेड। नॉट पेड। तो ये बता सकते हो कि फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट कितने का था? 30 और फर्स्ट कॉल 20। तो कितना जो टोटल नॉट पेड कितना हो जाएगा? कितना सही है? इतना सही है कि नहीं भाई? एग्री करते हैं कि नहीं? अभी हम फोकस करो, चलो
क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। The second and final call of ₹25 per share has not been made. सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का? 25. वो अभी मेड कहाँ जा सकते? टोटल नॉट कॉल्ड कितना है? 25. ये कौन सा है? सेकंड एंड फाइनल। देन आगे The 45 shares were reissued. अब तो आगे चले गए, ये तो रीइश्यू में चले गए। अभी अपने को पहले फॉरफीचर तो कर रहे हैं, अब इसको पहले पूरा करना होगा। चलो मुझे बताओ, इश्यू वैल्यू लिख सकते हैं क्या? इश्यू वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? फेस वैल्यू कितना है? तो इश्यू वैल्यू होना कितना चाहिए? नॉर्मली 100 ही होना चाहिए, अनलेस ही कहीं प्रीमियम लिखा हो। तो ये हम 100 ही मान लेंगे, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ मुझे, कॉल्ड अप कितना होना चाहिए? 75. ये कैसे समझ में आया? क्योंकि 100 में से 25 तो अभी मांगे ही नहीं गए, तो मांगे कितने जा चुके हैं? क्या ये क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, कंपनी ने कितने मांग लिए? मांगे कितने अभी तक? 75। उसमें से पे कितना नहीं हुआ? कितना पे नहीं हुआ? कितना पे नहीं हुआ? तो कितना पे हो गया? 25। सिंपल सी बात। क्या कहा था? इन दोनों का टोटल कॉल्ड अप के बराबर होता है, क्योंकि जो कॉल हुआ होता है उसी में से कुछ पे और कुछ पे नहीं हुआ। अगर ये 75 है और ये 50 है तो ये 25 ही हो सकता है। समझ में? हरी बात समझ में? इंफॉर्मेशन फिल कर दिया हमने। अब ये क्वेश्चन जो है फॉरफीचर का है, पार में इश्यू हुए थे या प्रीमियम में? पार। तो पार में जब होते हैं तो फॉरफीचर की एंट्री बता सकते हैं? बताओ क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट, हाँ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। सब में कॉमन क्या होगा बेटा? तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितना है बेटा? 900, 900, 900। बताओ बेटा, शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉल्ड अप से? नहीं, फेस वैल्यू से नहीं, किससे? कॉल्ड अप से। मैंने क्या कहा था? फॉरफीचर में शेयर कैपिटल होता है कॉल्ड अप से और रीइश्यू में होता है पेड अप से। इसको दिमाग में बार बार अभ्यास करके याद रखना है। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? तो मल्टीप्लाई किससे होगा? कॉल्ड अप से। किससे मल्टीप्लाई होता है? कॉल्ड अप। ये कॉस्ट इन एरियर नॉट पेड और फॉरफीचर जो पेड है। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये क्लियर? तो अगर ऐसा है तो बताओ कॉल्ड अप कितना है? यहाँ पर कितना कॉल्ड अप है? 75। तो 900 इंटू 75। नॉट पेड कितना है? 50 एंड पेड कितना है? 25। तो बताइए कितना अमाउंट होगा? 900 इंटू 75 नहीं आ रहा है? 67,500 है ना कि नहीं? 9 5 45 वो 9 70 तो आएगा। अब इंटू 5 9 जब 45 तो 45,000 और ये कितना होगा? 9 5 जब 45 2 9 2 18 22,000 ये हो गया फॉरफीचर। अब बता पहले वाले में कितना समय लगा? इस वाले में समय लगा क्या? कम लगा ना? आगे और कम लगेगा क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मिनट में हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि पहला क्वेश्चन ही तुम्हें कैसा आ गया था? वो ओवर सब्सक्रिप्शन था। समझ में आया? सही क्लियर हो गया? नहीं बोल। अच्छा इसमें गिवन क्या था हमारा? ये 900 ये गिवन था, फेस वैल्यू भी गिवन था और हमें ये मालूम था कि ये नॉट पेड कितना है। बाकी सब हमने निकाला है। कैसे निकाला? रिलेशन के आधार पर कि किसका रिलेशन कैसे होगा। जब फेस वैल्यू गिवन है और प्रीमियम का कहीं जिक्र नहीं है तो इसका मतलब इश्यू वैल्यू किसके बराबर होगा? फेस वैल्यू। फिर हमने ये देखा कि इश्यू वैल्यू कोई तो कॉल किया जाता है
और इसी वैल्यू में से ही नॉट कॉल्ड होगा। तो जब हमें नॉट कॉल्ड मालूम है तो कॉल्ड मालूम चल जाएगा, और जब जो कॉल्ड होता है उसी में से पेड और नॉट पेड फॉर फीचर हो गया। अब हम कौन से वाला एंट्री करेंगे? अब कौन सा एंट्री करेंगे बेटा? रीइशू। तो रीइशू के लिए हमें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए? 3। कितना? कौन कौन से? नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू। सर हाँ। इसका नरेशन क्या होगा? क्या हो रहा है यहाँ पर? 40 कितने शेयर फॉरफिट किए? 9 क्यों किए? क्योंकि क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट हैं? वही लिखना है। क्या लिखना है? 900 शेयर्स forfeited for the non-payment of allotment and first call money। समझ में आया? क्या ये क्लियर हो रहा है? 900 शेयर्स को क्या किए हैं? फॉरफिट किए हैं। क्यों किए? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। समझ में आया? कि नरेशन समझ में आया? अब रीइश्यू कर रहे हैं भाई, तो कितने इंफॉर्मेशन चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स, देन रीइश्यू प्राइस, देन पेड अप वैल्यू। तो क्या क्वेश्चन में ये लिखा है कितने शेयर रीइश्यू में? 90 नहीं दिया। लिखा है, लिखा है, लिखा है। 900 क्वेश्चन का सेंटेंस को रीड करना पड़ेगा। प्रियम रीड करो। The 45 shares were reissued for लिखा तो है 45 लिखा है कि 45? 45 forfeited 45 तो 45 तो सीधा होता है। फॉरफिटेड shares were reissued बस लिखा तो है, जो फॉरफिटेड शेयर उनको रीइश्यू कर दिया। तो फॉरफिट कितना किया था? 900 रीइश्यू कितना क्या होगा? 900। अब बच्चे की तरह हर चीज थोड़ी बताएंगे। उसने बोल तो दिया कि जो फॉरफिट शेयर है वो रीइश्यू हो गए। तो नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू कितना होंगे? 900। आगे बढ़ो। rupees 90 per share, rupees 75 paid up. तुमने कुछ चीज बोली है, इससे बोलो। The forfeited shares were reissued for rupees 90 फॉर इतनी बोला तुमने, मैंने क्या कहा था? एट और फॉर किसको रिप्रेजेंट करता है? रीइश्यू प्राइस। ओके, क्या है रीइश्यू प्राइस? कितना है? rupees 90 per share, 90 रीइश्यू प्राइस है। और पेड अप क्या है? 75. 75 पेड अप है। तो बताओ रीइश्यू पार में है या प्रीमियम में या डिस्काउंट में? प्रीमियम में। समझ में आया? क्योंकि रीइश्यू प्राइस क्या है? ज्यादा है। देख कितना रहा है सामने वाले को, कितने में बेच रहा है? 75। सामने वाला कितना, सॉरी कितने में रीइश्यू किया? 90 और आप कितना रहे? 75 अरे फिर वही वाली बात कर दी ना, मैं जानबूझ के बोला। रीइश्यू कितने में किया? 90 तो आएगा कितना? 90 आएगा। जितने में बेचा उतने ही आएगा। हाँ, बुक में कितना शो कर रहा है? 75 शेयर कैपिटल में कितना शो कर रहा है? 75। समझ में आया? फिर से कितने में रीइश्यू किया? 90 तो आएगा कितना पर शेयर? 90 आएगा। शेयर कैपिटल में कितना शो होगा? 75 तो ये 15 कहाँ गया? सिक्योरिटी समझ में आया? क्लियर? क्या ये क्लियर हो रहा है? तो पेड अप का मतलब ये नहीं कि सामने वाला उतना देगा। समझ में आया? हम शेयर कैपिटल में कितना शो करेंगे, दैट इज पेड अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेड अप? पेड अप मतलब हम कंपनी शेयर कैपिटल में कितना शो करेंगे। याद रखेगा वाली बात को। पूरी रामायण का सार क्या है कि पेड अप वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी शेयर कैपिटल में शो करे। तो एंट्री क्या होगी इसमें बताओ? बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या ये क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर और नॉट? अब मुझे बताओ कि इसमें सब में कॉमन क्या होगा? बताओ। अब एक बार देख लो इसको, पार्टिसिपेट यहाँ करो फिर नोट कर लेते। कितने शेयर रीइश्यू में? सब में कॉमन क्या रहेगा? अब बताओ बैंक में कौन सी वैल्यू आती है? रीइश्यू प्राइस कितना है? 90। शेयर कैपिटल में कौन सा आएगा? 75 यानी कि पेड अप। पेड अप मेरे साथ दोहराना। फॉर फीचर में शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप, बोलो। कॉल और रीइश्यू में शेयर कैपिटल में आता है पेड अप। कॉल्ड अप, कॉल्ड अप, कॉल्ड अप। ठीक है, पेड अप का मतलब ये नहीं कि सामने वाला इतना दे रहा है। पेड अप का मतलब जो कंपनी शेयर कैपिटल में शो करेगी। समझ में आया?
तो कितना 75, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, मल्टीप्लाई करना आता है 81,000, ये तो यहाँ पर भी आ रहा है 67,000 और ये 68, ये 71, 13,000 हो गया, जल्दी हो गया। पहले वाले में 1 घंटा लगा होगा, 1 घंटा लगा, दूसरे वाले अरे लेकिन आंसर नहीं हुआ पूरा, क्योंकि वो भले फॉर फीचर इशू के लिए बोलता है लेकिन एक एंट्री आपने अभी कर दी है। और वो एंट्री क्या बताओ, अब आप नेट गेन इसका क्या करोगे, ट्रांसफर। क्या ये क्लियर है? तो लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू क्या, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट करेंगे, ये वर्किंग नोट अभी कर रहे हैं, एग्जाम में जब करते हैं तब ये ओरली हो जाता है सब चीज, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो सीखते समय प्रॉपर लिखना जरूरी होता है, ताकि जब आप रिवाइज करोगे यहाँ से 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो आपको मालूम तो रहे कि आपने कैसे करके निकाला था। क्या ये क्लियर है? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गेन ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। तो बताओ पहले किसको देखना चाहते हो, गेन को देखना चाहते हो या लॉस को? लॉस है क्या कुछ? री इशू में लॉस कब होता है, जब डिस्काउंट में, तो वो तो है ही नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, गेन। अच्छा गेन हुआ है क्या फॉरफीचर में, होता है क्या? हाँ होता है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो कितना गेन हुआ था आपको मालूम है, आपको गेन मालूम है आपको? ऊपर के क्वेश्चन में आया फॉरफीचर के एंट्री में। कितने का गेन हुआ था बताओ? हाँ, तो यही जो होता है गेन, दिस इज एक्चुअली गेन। अब मुझे बताओ क्या ये जो फॉरफिटेड शेयर्स है ये रीइश्यू पूरे हो गए? हो गए ना, जबकि पहले वाले क्वेश्चन में पूरे रीइश्यू नहीं, तो हमने इसको कन्वर्ट किया था, इस गेन को क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया था, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ही फॉरफिटेड शेयर क्या हो गए हैं। तो गेन कितना ले लेंगे हम एग्जैक्टली 22,500। क्या ये समझ में आया, क्या ये समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर हमारा गेन ऑन फॉरफीचर कितना हो जाएगा, 22,500 माइनस लॉस 0, तो 22,500 ही हमारा आंसर होना चाहिए। चेक करो आंसर कितना है, समझ में आया बेटा कि नहीं आया? जल्दी हो गई। ये तो मेरे ऊपर है कि मैं आपको खाली इजी क्वेश्चन कराऊं तो आपको रहेगा सब इजी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा पानी में उतारेंगे तब तुम्हें मालूम चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। समझ में आया? सिलेबस करना कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब डिफिकल्टी लेवल अगर अचानक आ जाएगी तब क्या करोगे? तो आज के दिन आपने क्या क्या सीख लिया बेटा, थोड़ा वाइंड अप कर रहा हूँ मैं भी कर रही हूँ। नंबर 1 कि आपने जब फॉरफीचर करते हो तो आपको 7 इंफॉर्मेशन आपको नोट कर लेना चाहिए। 7 इसलिए कह रहा हूँ, देखो जो अभी हमने क्वेश्चन किया था बेटा, उसमें वो 7 इंफॉर्मेशन से ही आप मिसिंग तक पहुंच पाए थे। अगर वो आप 7 चीजें नहीं लिखते तो आप मिसिंग तक नहीं पहुंच पाते। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो चीजें आपको चाहिए, आपको बेसिकली तो यही चाहिए कि कितना कॉल्ड अप है, कितना पेड है, कितना नॉट पेड है। समझ में आया कि है? क्या ये क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप सीधा नहीं गिवन था और इसमें पेड भी मालूम नहीं था, नॉट पेड मालूम था, लेकिन आपने क्या किया, नॉट कॉल्ड अप से, उसमें कहते हैं नॉट कॉल्ड किया इधर, तो नॉट कॉल्ड अप से आप कॉल्ड अप पे पहुंचे। तो जब आप 7 इंफॉर्मेशन लिख लोगे तो आप आंसर 100% निकालोगे, इसमें कोई डाउट नहीं और सही निकलेगा। क्या ये क्लियर है?
दूसरा चीज आपको मालूम चला रीइश्यू के एंट्री में हमें 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। तीसरा चीज आज आपका टेक अवे ये है कि आपको ये मालूम है कि रीइश्यू पार, रीइश्यू प्रीमियम, रीइश्यू डिस्काउंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको ये मालूम चल गया है कि रीइश्यू प्राइस का मतलब होता है जितने में ये आपने बेचा है तो आएगा उतना ही, लेकिन जो पेड अप लिखा होता है वो पेड अप वैल्यू मतलब वो वैल्यू है जो शेयर कैपिटल में शो होने वाली है। तो अगर शेयर कैपिटल में कम शो होने वाली है और आ रहा अमाउंट ज्यादा, इसका मतलब वहां पर प्रीमियम है। इतना समझ में आया बात? क्या ये क्लियर हो रहा है? एनी डाउट इन दिस? आपको मैंने ये भी बताया कि क्या रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है? मैक्सिमम जितना कि फॉरफीचर से पहले उन शेयर्स में पैसा आ चुका है। क्या ये क्लियर है? एमसीक्यू में जो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आ सकता है। क्या ये क्लियर है आपको? ये भी पूछा जा सकता है इसके माध्यम से कि मिनिमम प्राइस क्या होगी। तो भाई मिनिमम प्राइस क्या होगी? जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको फेस वैल्यू से माइनस कर दो, वही मिनिमम प्राइस होगी। कम से कम कीमत क्या होगी? कम से कम कीमत वो होगी जो अधिकतम डिस्काउंट देने के बाद आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आपको ये भी मालूम चल गया कि जब पूरे के पूरे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू हो जाते हैं तो गेन ऑन फॉरफीचर डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन अगर पूरे के पूरे फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू नहीं होते हैं तो इस गेन को पहले क्या करना होता है? कन्वर्ट करना, क्योंकि हम किसका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे होते हैं? रीइश्यूड फॉरफिटेड शेयर। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये क्लियर हो गया? आई बात समझ में? तो बहुत सारी चीजें आपके साथ यहाँ डिस्कशन में, ठीक है ना? और ये चीजें जो है आपको थोड़ा सा जो है बार बार इसको क्या करना होगा?